हेलो गाइस, वेलकम टू बायोलॉजी मेरिट्स। बायो मेरिट्स में आपका स्वागत है। एंड टुडे वी विल डिस्कस विद अवर पार्ट वन। जो हमने लोकोमोशन एंड मूवमेंट्स का जो पार्ट वन किया था, उसमें हमने एक्टिन फिलामेंट पढ़ा, उसमें हमने मायोसिन फिलामेंट पढ़ा, मेरोमायोसिन, ट्रोपोमायोसिन, मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें मसल्स के बारे में भी सब कुछ हमने पार्ट वन में पढ़ लिया। बट नाउ वी विल गो थ्रू द पार्ट टू, जो कि सिर्फ और सिर्फ स्केलेटल सिस्टम पे बेस्ड है। स्केलेटल सिस्टम्स ह्यूमन पार्ट का एक ऐसा बेस है कि अगर स्केलेटल्स हमारे मतलब बोन्स अगर हमारे अंदर नहीं होते तो ऑफ कोर्स हम लोकोमोशन नहीं करते और हमारी बॉडी को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं आता। तो इस पूरे चैप्टर में ये जो स्केलेटल सिस्टम वाला पार्ट है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर स्कल से लेके तो टोस तक हर एक बोन को प्रॉपर बहुत अच्छे वे में बताया गया है एंड उसके बारे में सम इंफॉर्मेशंस भी दी है। तो आपको बहुत इंटरेस्ट के साथ उसे पढ़ना चाहिए बिकॉज ये एक इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा क्लासिक टॉपिक है। ओके, सो लेट्स बिगिन विद इट विथ फुल ऑफ एनर्जी। सो फर्स्ट अपना टॉपिक है स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम जो है यहाँ पर इसकी इंफॉर्मेशन स्टार्टिंग में दी है। उसके बाद आपको जितनी भी स्केलेटल स्ट्रक्चर्स के जितने भी बोन्स है उनके बारे में डिटेल में बताया गया है। सो skeletal systems consist of the frameworks of a bones and few cartilages. skeletal systems जो है ये फ्रेमवर्क लाइक बोला था ना, ह्यूमन बॉडी का जो फ्रेमवर्क है वो पूरा skeletal system पे बेस्ड है। एंड द फ्यू बोन्स ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज इज अ टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ द बोन्स आप बोल सकते हो उसे, ठीक है। दिस सिस्टम्स हैज अ सिग्निफिकेंट रोल इन अ मूवमेंट शोन बाय द बॉडी। ये हमारी बॉडी में एक सिग्निफिकेंट मूवमेंट ऑफ रोल को शो करता है। लाइक अगर हमारी बॉडी में बोन्स नहीं होते तो हम लोकोमोशन नहीं कर पाते, तो वो जो मूवमेंट्स हम करते हैं वो बोन से ही करते हैं। सो बाय द बोन्स इमेजिन द चिविंग ऑफ अ फूड विदाउट जॉस बोन्स एंड वॉकिंग अराउंड विदाउट द लिम्ब बोन्स। ऑफकोर्स आप इमेजिन करके देखो कि अगर ये जॉ बोन्स हमें नहीं होते तो जो भी हम फूड चिव करते क्या मतलब वो चिविंग में हेल्पफुल होता, बिकॉज जॉ तो है ही नहीं, मतलब वो बोल जैसा इमेजिन करो, ठीक है। एंड वॉकिंग अराउंड विदाउट द लिम्ब बोन्स, ये जितने भी हमारे हैंड के बोन्स है एंड लेग्स के बोन्स है, अगर हम वॉक कर रहे हैं तो हमारे पैर के जितने भी बोन्स है वो होते नहीं, तो हम वॉक कैसे करते हैं? नॉर्मली ये आपको सिर्फ इमेजिन करना है, तो ऐसा कुछ हो नहीं सकता था। So bones and cartilage are the specialized connective tissue. The former has a very hard matrix due to the calcium salt in it, and the later has a slightly permeable matrix due to the chondroitin salt. अब यहाँ पर बोन और कार्टिलेज जो जिसके बारे में आपको बताया है, सो यहाँ पर जो कार्टिलेज आपको बताया है, कार्टिलेज इज अ टाइप ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, आप इसे बोल सकते हो। नॉर्मली कार्टिलेज का जितना भी आपको यहाँ पर बोला गया है इन्वॉल्वमेंट है उसका, यहाँ पर मतलब फ्यू टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं ये, ठीक है। और यहाँ पर एक कॉन्ड्रोइटिन नाम सॉल्ट आपको बताया गया है। ये जो है ये नेचुरली ऑकर होता है बॉडी में, नेचुरली ऑकरिंग मॉलिक्यूल है ये बॉडी के लिए, कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट। सो इसमें बोला गया है कि कैल्शियम सॉल्ट इन इट एंड द लेटर हैज अ स्लाइटली पेलेबल मैट्रिक्स ड्यू टू द कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट। अब नॉर्मली बोन्स में कैल्शियम की लेवल बहुत ज़्यादा होती है और होनी भी चाहिए बिकॉज बोन्स में कैल्शियम होता है, ओके। और कभी कभी क्या होता है कि अगर किसी ह्यूमन में लाइक हमारे ओल्ड पर्सन्स जो हमारे घर में होते हैं या फिर हमारे एल्डर्स, अगर उनमें उनके बोन्स में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है तो उसकी वजह से उन्हें बहुत सारी बोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो बोन्स में कैल्शियम सॉल्ट जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होना चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं बट लिमिटेड तो होना चाहिए, जितना उसका मतलब वहाँ पर काम है उतना होना चाहिए। कैल्शियम हमारे टीथ में कैल्शियम होता है, हमारे बोन्स में कैल्शियम होता है। एंड यहाँ पर कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट बोला है तो नेचुरली ऑकरिंग मॉलिक्यूल है हमारी बॉडी में, ओके। इन ह्यूमन बींग्स this systems is made up of 206 bones and a few cartilage. 206 हड्डियाँ होती है ह्यूमन बोन्स में, लाइक जितनी भी ह्यूमन स्ट्रक्चर है उसमें 206 बोन्स होंगे। एंड कार्टिलेज बोला है द टाइप ऑफ द कनेक्टिव टिश्यूज, ओके। सो इट इज अ ग्रुप्ड, दिस सिस्टम्स इज मेड अप ऑफ, इट इज ग्रुप्ड इनटू 2 प्रिंसिपल डिवीजन। ये 2 प्रिंसिपल डिवीजन में ग्रुप्ड है। पहले तो
एक्सियल एंड एपेंडिकुलर स्केलेटल। एक्सियल स्केलेटल जो आपके स्कल से लेके तो आपके पेक्टोरल गर्डल तक सीमित है। ओके, स्कल उसमें आ गया, उसमें स्कल के बाद आपकी रिब्स आ गई एंड रिब्स के बाद आपका पेक्टोरल गर्डल, मतलब जितना नॉर्मली फ्रंट पार्ट जो है ह्यूमन का वो इसमें एक्सियल में आ जाएगा। एंड आफ्टर दैट एपेंडिकुलर जब ये बोलेगा तो इसमें पेक्टोरल गर्डल की बात करेंगे। ठीक है, यस। एक्सियल स्केलेटल कंप्राइजेस द 80 बोन्स। एक्सियल स्केलेटल जो है ये 80 बोन्स कंप्राइजेस करता है। अब 80 बोन्स मतलब कैसे, अभी वो भी डिवाइडेड है। यहाँ पर देखो 80 बोन्स की ये बात कर रहा है तो वो भी पार्ट्स में डिवाइडेड है, distributed along with the main axis of the body. Main axis of the body, the skull, vertebral column and sternum. Skull, vertebral column and sternum. Ribs भी है. Ribs constitutes axial skeletals and the skull and is composed of the two sets of bones. अभी यहाँ पर एक बात समझ लो कि एक्सियल स्केलेटल की जब हम बात करेंगे, अब इन्होंने उसके पार्ट्स बताया कि एक्सियल स्केलेटल में किस किस चीज का इन्वॉल्वमेंट है। तो सबसे पहले उसमें स्कल का इन्वॉल्वमेंट है। आफ्टर दैट उसमें वर्टिब्रल कॉलम जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड वाला पार्ट है, वर्टिब्रल कॉलम दैट इज कॉल्ड एज अ वर्टिब्रल कॉलम। स्टर्नम, स्टर्नम जो हमारी टी शेप बोन है जो हमारे शोल्डर्स को रिब्स के साथ ज्वाइन करती है, दैट इज कॉल्ड एज अ स्टर्नम। वो हमारी रिब्स जितनी भी है एंड एक्सियल स्केलेटल। ओके, सो अब यहाँ पर ये बात कर रहे हैं स्कल की। द स्कल इज कंपोज्ड ऑफ द टू सेट्स ऑफ बोन्स। स्कल इज कंपोज्ड ऑफ द टू सेट्स ऑफ बोन्स लाइक देखो उसमें फेशियल बोन्स आ गए और उसमें क्रेनियल बोन्स आ गए। तो क्रेनियल और फेशियल बोन्स में कौन डिवाइडेड है? स्कल क्रेनियल और फेशियल बोन में डिवाइडेड है। अब यहाँ पर जब हम बात करेंगे क्रेनियल बोन की, ओके, क्रेनियल बोन्स को विसेरोक्रेनियम भी कहा गया है बिकॉज एज दे आर बोन्स दैट मेड अप द फेस। ओके, सो इसे विसेरोक्रेनियम भी बोला गया है, आप नाम याद रखना बस। एंड आफ्टर दैट फेशियल बोन्स में तो आपके पूरे फेशियल वाले मसल्स आ गए। ओके, आप नॉर्मली ऐसा इमेजिन करो कि क्रेनियल बोन जो है ये सिर्फ आपके यहाँ से इतने काम आते हैं एंड फेशियल बोन्स पूरा यहाँ से। हेड पार्ट पोर्शन जो है जहाँ पर प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ अ ब्रेन होगी, ब्रेन नॉर्मली एक सॉफ्ट मटेरियल है, उसे कवरिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और वो भी हार्ड सिस्ट कवरिंग, प्रोटेक्टिव कवरिंग। ओके, तो वो क्रेनियल बोन्स करते हैं एंड फेशियल बोन्स आपके फेस को फेस में अटैच रहेंगे। द टोटल्स 222 बोन्स। अब यहाँ पर दोनों को मिला के 22 बोन्स होते हैं। क्रेनियल बोन्स आर 8 इन नंबर। क्रेनियल बोन्स जो है ये 8 है। ओके, एंड दे आर फॉर्म्ड द हेड प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग। नॉर्मली अब भी बताया मैंने कि प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग जो है ब्रेन की वो उसमें हेल्प करते हैं हमारे क्रेनियल बोन्स। ठीक है, क्रेनियम फॉर द ब्रेन। अब यहाँ पर ये बोला गया है कि जो आपके फेशियल बोन्स है वो फ्रंट पार्ट ऑफ द फेस उसको रिवील करता है, लाइक उसको बनाता है, और वो 14 इन नंबर्स होते हैं। अब अगर आपको कोई क्वेश्चन करेगा कि नॉर्मली एक्सियल बोन्स में जो स्कल आता है, स्कल में कितने टाइप के बोन्स होते हैं, तो आपका आंसर होगा कि स्कल में 2 टाइप के बोन्स होते हैं, दैट इज क्रेनियल एंड फेशियल। ओके, एंड आपको एक नॉर्मली क्वेश्चन पूछेगा कि क्रेनियल बोन्स का काम क्या है, तो क्रेनियल बोन्स का काम होता है कि प्रोटेक्टिव सिस्ट आउटर कवरिंग जो होती है उसे वो बनाता है क्रेनियल बोन्स, उसी से प्रोटेक्टिव जो लेयर रहती है वो क्रेनियल बोन की रहती है। एंड वही वो कितने नंबर्स में होते हैं, वो 8 होता है, 8 इन नंबर्स होते हैं, मतलब क्रेनियल बोन्स हमारे स्कल में 8 होता है। वही अगर आपको पूछेगा कि स्कल कितने नंबर में है, तो स्कल कितनी क्वांटिटी में है, क्वांटिटी नहीं बोलेंगे लेकिन फिर भी नंबर बोल सकते हैं, तो वो 14 इन नंबर्स हैं। 22 में से 8 क्रेनियल और 14 फेशियल। ठीक है, फेशियल बोन्स हमारे फेस को मेड करने में काम आते हैं। एज द सिंगल यू शेप्ड बोन कॉल्ड एज अ हायोइड इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द बकल कैविटी एंड इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द स्कल। तो नॉर्मली यहाँ पर हायोइड को मेंशन क्यों किया गया है? देखो इतने सारे बोन्स है, यहाँ पे इतने सारे बोन्स है, नॉर्मली छोटा सा हायोइड बोन क्यों मेंशन किया गया है यहाँ पे?
तो हायर्ड बोन का काम क्या होता है कि वो ना अटैच्ड रखता है किसको, हमारे इससे किससे, स्कल से हमारी टंग को अटैच रखता है, और जितनी भी मूवमेंट्स होती है ना माउथ की वो इसी में इंक्लूडेड होती है, हायर्ड बोन, याद रखना। और ये यहाँ पर हमारी बक्कल कैविटी में होता है, ठीक है। ईयर कंटेन्स 3 टाइनी बोन्स, ईयर कंटेन्स 3 टाइनी बोन्स। कौन कौन से टाइनी बोन्स होते हैं अभी देखते हैं। ईयर में 3 प्रकार के बोन्स होते हैं, दैट इज मेलियस, इनकस एंड स्टेप्स, मेलस, इनकस एंड स्टेप्स। सो इन्हें ना ईयर्स ऑसिकल्स भी बोला गया है। देखो यहाँ पर ये ईयर्स ऑसिकल्स, ये जो ईयर्स ऑसिकल इन्होंने यहाँ पर बोला है, तो अगर आपको नॉर्मली कोई पूछेगा कि व्हाट आर द ईयर ऑसिकल्स, तो आप ये 3 नाम लेंगे, दैट इज मेलस, इनकस एंड स्टेप्स। अब इसमें ना एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रही हूँ कि जो स्टेप है ना, लाइक देखो ह्यूमन बोन्स में अभी हम आगे पढ़ेंगे कि सबसे लार्जेस्ट बोन कौन सी है, लेकिन अभी जब ईयर बोन की बात आई तो इसमें आप समझ लो कि ह्यूमन बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट बोन जो है वो स्टेप्स है, जो हमारे ईयर में रहती है। ओके, स्मॉलेस्ट बोन, केबीसी खेलते होंगे ना, केबीसी में नॉर्मली आपको पूछा गया कि विच इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी, सो योर आंसर शुड बी स्टेप्स इन ईयर, ईयर में होती है वो, ठीक है। द स्कल इज द रीजन articulates with the superior region of vertebral column with the help of the 2 occipital condyles and dicondyles. Okay, तो यहाँ पर occipital condyle जो बोला गया है ना, वो occipital condyle एक distinctive structure है जो आपके स्कल को और vertebral column को ज्वाइन करता है, उससे occipital condyles बोलेंगे। vertebral column बोले तो ये पोर्शन आ गया हमारा vertebral column, जो कि डॉर्सली अरेंज्ड है। वेंट्रली बोलते तो आगे साइड में, और डॉर्सली बोले तो बैक साइड में। तो ये जितना भी स्ट्रक्चर है स्पाइनल कॉर्ड का, ये वर्टिब्रल कॉलम में आता है, स्पाइन। ओके, आगे बढ़ते हैं। आवर वर्टिब्रल कॉलम इज फॉर्म्ड बाय द 26 सीरियली अरेंज्ड यूनिट्स कॉल्ड एज अ वर्टिब्रा। ओके, अब वर्टिब्रल कॉलम जो है, हमारा वर्टिब्रल कॉलम जो है ये 26 सीरियली अरेंज यूनिट से बना हुआ है, वर्टिब्रा जिसे बोलते हैं। ये जो वर्टिब्रा इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है ना, ये वर्टिब्रा मतलब हमारे हमारा जो स्पाइन है, स्पाइन में छोटे छोटे अरेंज्ड जो बोन्स है उन्हें इन्होंने यहाँ पे वर्टिब्रा बोला गया है। स्पाइन में छोटे छोटे अरेंज्ड बोन्स, ओके, जिन्हें यूज किया गया पूरी स्पाइनल कॉर्ड बनाने के लिए, इज डॉर्सली प्लेस्ड। इट डॉर्सली मतलब बैक साइड पे, प्लेस्ड है वो एक लेयर में, लाइक लेयर में नहीं बट एक रॉड लाइक अ स्ट्रक्चर जो आपके स्कल्स के एंडिंग से स्टार्ट होता है तो आपके टेल बोन में जाके एंड होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ वर्टिब्रल कॉलम। स्पाइन, स्पाइनल कॉर्ड जो है ये बहुत सारे वर्टिब्रा से बना हुआ है। वर्टिब्रा जो है ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड में जो छोटे छोटे बोन्स मिलके, ये देखो छोटे छोटे बोन्स मिलके जो ये बना हुआ है, इसे वर्टिब्रा बोला गया है यहाँ पे। ओके, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द बैक ऑफ द स्कल एंड कंस्टिट्यूट्स द मेन फ्रेमवर्क ऑफ द ट्रंक। मेन फ्रेमवर्क ऑफ द ट्रंक, तो यहाँ पर जो ट्रंक बोला गया है वो मेन पार्ट ऑफ द बॉडी है। ये जो ट्रंक यहाँ पर मेंशन किया गया है, वेयर इट इज दिस, यहाँ पर जो मेंशन किया गया है दैट इज ट्रंक, तो वो जो है हमारी मेन पार्ट को कंसिस्ट करता है, लाइक हमारा बैक साइड, एब्डोमेन, पेल्विक, ओके, एंड चेस्ट पार्ट। सो ये किस में आता है, हमारे वर्टिब्रल कॉलम में आ जाता है, इसीलिए इसे यहाँ पर ट्रंक बोला गया है। ओके, ईच वर्टिब्रा हैज अ सेंट्रल हॉलो पोर्शन, न्यूरल कैनाल। एक जो वर्टिब्रा है, लाइक अगर आप इससे, ये जो एनसीईआरटी में इमेज दी है, इससे अगर एक्स्ट्रा नॉलेज चाहते हो तो आप अगर ऑनलाइन स्पाइनल कॉर्ड को सर्च करोगे तो आपको नंबर ऑफ डायग्राम्स मिलेंगे, नंबर ऑफ डायग्राम्स। ओके, उसमें होगा कि एक जो है ये न्यूरल कैनाल होता है, एक नर्व होती है जो कि स्पाइनल कॉर्ड के बीच में से जाती है, सो उसे बोलते हैं न्यूरल कैनाल। स्पाइनल कॉर्ड हमारे ब्रेन से लेके तो टेल बोन तक एंड होता है, ब्रेन के एंडिंग से, बेस से स्टार्ट होता है और टेल बोन में जाके एंड होता है। ये नॉर्मली मैंने कम से कम 2 बार बोल चुकी हूँ, तो ये याद रखना है कि वर्टिब्रल कॉलम की स्टार्टिंग पॉइंट क्या है और एंडिंग पॉइंट क्या है, और इसमें भी मेंशन्ड है। ओके,
थ्रू विच द स्पाइनल कॉर्ड पासिस, जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड पास होता है. First vertebra is at last and it articulates. First vertebra it at last and it articulates with the occipital condyles. अभी जस्ट मैंने occipital condyles के बारे में बताया कि occipital condyles is that जो कि हमारे स्कल पार्ट से स्कल पार्ट को और हमारे वर्टिब्रल कॉलम को अटैच्ड करता है. ओके, ऐसा एक कॉन्डाइल है, ऑसिपिटल कॉन्डाइल जिसे बोला जाता है. ठीक है. The vertebral column is differentiated into the cervical vertebra, thoracic vertebra, lumbar vertebra and sacral one fused and coccygeal one fused. अब नॉर्मली ये जो है यहाँ पर देखो, आपको डायग्राम में दिख ही रहा होगा, यहाँ पर ये सर्विकल वर्टिब्रा है, ये थोरैसिक वर्टिब्रा है, ये लंबर वर्टिब्रा है और ये इंटरवेंट्रबल डिस्क है, सैक्रम एंड कॉकैक्स. सो यहाँ पर जो है ये सर्विकल वर्टिब्रा 7 होते हैं. याद रखना, अगर आपको पूछा गया कि वर्टिब्रल कॉलम में कितने नंबर्स ऑफ कॉलम्स होते हैं, लाइक वर्टिब्रा होते हैं, कितने नंबर्स ऑफ वर्टिब्रा होते हैं, तो हमारा आंसर होना चाहिए कि उसमें कितने टाइप के हैं. सर्विकल वर्टिब्रा, thoracic vertebra, lumbar vertebra. There are 7 cervical vertebra, 12 thoracic vertebra and 5 lumbar vertebra. यहाँ पर sacral है जो कि 1 fused है and फिर यहाँ पर coccygeal है, that is 1. tailbone का कुछ काम नहीं होता बट वो एक स्ट्रक्चर है, जैसे हमारे बॉडी में हमारे अपेंडिक्स का कुछ काम नहीं होता. अपेंडिक्स रूमिनेंट्स में ज़्यादा काम में आता है बिकॉज वो रॉ फूड खाते हैं तो उन्हें फूड पचाना रहता है, इसलिए अपेंडिक्स उनमें काम आता है. वैसे ही टेल बोन हमारे इसमें कोई काम की तो चीज़ है नहीं, वेस्टिजियल ऑर्गन है. ओके, लाइक आगे बढ़ते हैं अभी. द रीजन स्टार्टेड फ्रॉम द स्कल एंड द नंबर्स ऑफ द सर्विकल वर्टिब्रा आर 7 इन ऑलमोस्ट ऑल द मैमल्स. यहाँ पर एक पॉइंट नोटेड किया गया है इन्होंने, क्या देखो, द रीजन स्टार्टेड फ्रॉम द स्कल, स्कल से जो रीजन स्टार्ट होता है. ओके, द नंबर्स ऑफ सर्विकल वर्टिब्राज आर 7 इन ऑलमोस्ट ऑल द मैमल्स. ये बात मेंशन करने लायक है, वो बात को भूल जाओ. क्या द नंबर्स ऑफ द सर्विकल वर्टिब्रा आर 7 इन ऑलमोस्ट ऑल द मैमल्स इंक्लूडिंग द ह्यूमन बीइंग. इसमें मेंशन क्या गया है कि सिर्फ सर्विकल वर्टिब्रा, बाकी सारे वर्टिब्रा को क्यों नहीं मेंशन किया. लाइक थोरैसिक को नहीं किया इन्होंने, लंबर को नहीं किया, लेकिन सर्विकल को किया. इनका मानना है कि जितने भी मैमल्स है, लाइक मैमल्स मतलब वो जो खुद के चाइल्ड को खुद बॉर्न करते हैं, एग्स ले नहीं करते और उन्हें खुद ही फीड करते हैं. ओके, मैमरी ग्लैंड्स उनमें होते हैं, सो दैट इज कॉल्ड एज द मैमल्स. तो इनका मानना है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जो मैमल्स है और जितने भी ह्यूमन बीइंग्स है जो मैमल्स है, उनमें सर्विकल वर्टिब्रा जो है ये 7 ही होता है. ओके, या ये बात याद रखना, पूछा जा सकता है एग्जाम में कि ऐसा कौन सा वर्टिब्रा है जो मैमल्स में होता है प्रेजेंट और लिविंग बीइंग में और ह्यूमंस में, दोनों में वो सेम क्वांटिटी में होता है. सो दैट इज कॉल्ड एज द सर्विकल वर्टिब्रा. द वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड. वर्टिब्रल कॉलम जो है ये स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है. supports the head and serves the point of attachments of ribs and the musculatures of a back. The sternum is the flat bone on the ventral midline of thorax. अब यहाँ पर sternum की बात कर रहे हैं ये. sternum नॉर्मली एक टी शेप बोन है. वो टी शेप बोन इसीलिए है बिकॉज वो हमारे शोल्डर रीजन से स्टार्ट होता है, मतलब लाइक ऐसे होता है, शोल्डर्स को पकड़ के हमारे रिब्स को ज्वाइंट होता है वो, दैट इज कॉल्ड एज अ टी शेप बोन, इसलिए उसको टी शेप बोन कहा गया है स्टर्नम को. ओके, स्टर्नम इज फ्लैट बोन एंड वेंट्रल मिडलाइन ऑफ अ थोरैक्स. टी शेप बोन याद रखना, विच इज अ टी शेप बोन, आपको पूछ सकते एग्जाम में, तो टी शेप बोन इज अ स्टर्नम, आंसर नॉर्मली होना चाहिए. There is a 12 pairs of ribs. 12 pairs of ribs है, रिब्स के 12 pairs है. अब यहाँ पर आपको रिब का स्ट्रक्चर तो दिख ही रहा है बहुत अच्छे से, तो इसी को समझ लो कि each rib is a thin flat bone connected dorsally to the vertebral column and ventrally to the sternum. dorsally वो vertebral column को attached है, हाँ, और ventrally वो sternum को attached है. This is sternum. This is sternum जो कि हमारे शोल्डर और हमारी रिब्स को ज्वाइन करती है. एंड दिस इज अवर वर्टिब्रल कॉलम
जो हमें डॉर्सली प्रेजेंट किया गया है हमें स्पाइनल कॉर्ड। तो इसमें ये बोला गया है कि रिब्स जो है वो डॉर्सली हमारे स्पाइनल कॉर्ड से अटैच है और वेंट्रली आगे से मतलब तो वो हमारे स्टर्नम से अटैच्ड है। ठीक है, सो इट हैज अ टू आर्टिकुलेट सरफेस ऑन इट एट डॉर्सल एंड्स एंड इज हेंस कॉल्ड एज अ बाइसेफेलिक। ओके, द फर्स्ट 7 पेयर ऑफ रिब्स इज कॉल्ड एज अ ट्रू रिब्स। यहाँ पर आपको शो किया गया, देखो स्टार्टिंग के 7 पेयर्स जो है वो ट्रू रिब्स है। उसके बाद जो 3 पेयर्स है वो फॉल्स रिब्स है और लास्ट के 2 बोन्स जो है उन्हें फ्लोटिंग रिब्स कहा गया है। सो आपको पूछा जाएगा कि रिब्स का जो पार्ट है, रिब्स के पार्ट में डिस्क्राइब करो, उसे कैसे करोगे। नॉर्मली अगर किसी के सामने आपको स्केलेटल सिस्टम्स एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो अगर आपको रिब पार्ट एक्सप्लेन करना है उसको, तो आप किस तरीके से करोगे। लाइक देखो, स्केलेटल सिस्टम में रिब्स होते हैं। रिब्स पार्ट जो है ये वेंट्रली हमारे स्टर्नम से अटैच्ड है, डॉर्सली हमारे वर्टिब्रल कॉलम से अटैच्ड है। ओके, उसमें 12 पेयर ऑफ रिब्स है। 12 पेयर बोला गया है। पेयर क्यों? बिकॉज जो हमारा रिब का स्ट्रक्चर है, अगर एक यहाँ है तो उसका पेयर यहाँ है ना, तो उसे इसीलिए पेयर कहा गया है। 12 पेयर ऑफ रिब्स। तो वहां पर 7 जो है वो ट्रू रिब्स होंगे और 3 जो है वो फॉल्स रिब्स होंगे और 2 जो है वो फ्लोटिंग रिब्स होंगे। नॉर्मली आपको यहाँ पर पूरी तरीके से ये डायग्राम मेंशन किया गया है, तो आप इसको पढ़ो और समझो कि रिब्स का स्ट्रक्चर किस तरीके से है। डॉर्सली द अटैच्ड टू द thoracic vertebra and ventrally connected to the sternum. Okay, and with the help of the hyaline cartilage. The 8th, 9th, 10th pair of rib do not articulate directly with the sternum. 8th, 9th और 10th, लाइक ये फॉल्स रिब्स की बात कर रहा है। देखो 8th, 9th और 10th पेयर ऑफ रिब डू नॉट आर्टिकुलेट डायरेक्टली विद द स्टर्नम। ये जो पेयर है ना, ये फॉल्स रिब्स का, ये आर्टिकुलेट नहीं करता स्टर्नम के साथ। देखो यहाँ पर 8वें के बाद ना ये जो अटैचमेंट है स्टर्नम के साथ ये नहीं है इनकी। यहाँ तक 7 तक तो वो स्टर्नम के साथ बहुत ज्यादा अटैच्ड है रिब्स, लेकिन वो 8, 9 और 10 पार्ट जो है ये रिब्स स्टर्नम के साथ आर्टिकुलेट नहीं कर रहे, मतलब उसके साथ उनका कुछ कॉन्टैक्ट ही नहीं है, वो दूर हो गया उससे। ठीक है, सो ये बात याद रखना। बट जॉइन द 7th रिब विद द हेल्प ऑफ द हाईलाइन कार्टिलेज। लेकिन यहाँ पर 7th रिब जो है ये स्टर्नम के साथ अटैच्ड है 7th रिब तक, इसीलिए उन्हें ट्रू रिब कहा गया है। और ये स्टर्नम के साथ अटैच नहीं है, इसलिए इन्हें फॉल्स रिब्स कहा गया है। और ये तो दुनिया से बाहर फ्लोटिंग रिब्स, लाइक वो ना स्टर्नम से अटैच्ड है, ना ही वो स्टर्नम के नीचे पार्ट से कुछ अटैच्ड है, वो नॉर्मली फ्लोट कर रहे हैं। ओके, तो दैट इज कॉल्ड एज अ फ्लोटिंग रिब्स। ओके, so join the 7th rib with the help of the hyaline cartilage. These are called as a vertebrochondral false ribs. अच्छा, मतलब इसका एक और नाम है, ये आज मेरे को पता चला। vertebrochondral जो है, this is called as a false ribs. Okay, these are called as a vertebrochondral, that is false ribs. याद रखना, कंफ्यूज मत होना। अगर आपको एमसीक्यूज में क्वेश्चन दिया है कि व्हाट इज अ वर्टिब्रोकॉन्ड्रल, ओके सॉरी मिस्टेक हो गई। वर्टिब्रोकॉन्ड्रल जो है, अगर ये आपको पूछा गया है तो आप नॉर्मल क्या बोलेंगे? वर्टिब्रोकॉन्ड्रल मतलब क्या? फॉल्स रिब्स होते ही है भाई, फॉल्स रिब्स। देखो यहाँ पे मेंशन किया गया है। ओके, last 2 pair, that is the 11th and 12th of the ribs, are not connected ventrally and therefore are called as a floating ribs. वो ventrally connected ही नहीं है। यहाँ पर कनेक्शन किसका बताया था? कनेक्शन बताया था स्टर्नम के साथ, इनका वेंट्रली, लेकिन ये स्टर्नम के साथ वेंट्रली भी कनेक्टेड नहीं है, तो इसलिए इनको फ्लोटिंग रिब्स कहा गया है। thoracic vertebra, ribs and sternum together forms the rib cage. ओके, ये जितना भी हमने पढ़ा, लाइक ट्रू रिब, फॉल्स रिब्स एंड फ्लोटिंग रिब्स, इन सब को मिला के हमारा रिब केज बनता है, जिनके अंदर हमारे क्या होते हैं? फेफड़े, जिनके अंदर हमारे लंग्स होते हैं। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। द बोन्स ऑफ द लिम्स, although with the girdles constitutes the appendicular skeletals and
ईच लिम्ब इज मेड अप ऑफ 30 बोन्स। ईच लिम्ब जो है ये 30 बोन से मेड है। एपेंडिकुलर स्केलेटल, अभी यहाँ से ना आपका पेक्टोरल गर्डर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो लिम्ब्स की बात कर रहा है ये नॉर्मली। अगर ये जो जॉइनिंग फिंगर है, फिंगर में हम इस फिंगर को ऐसे भी मूव कर सकते हैं, ऐसे भी मूव कर सकते हैं। अब ये अगर स्ट्रेट बोन होती तो क्या ये ऐसे मूव कर पाता? नहीं ना, बिकॉज उसमें मूवमेंट, लोकोमोशन है उसमें। क्यों? बिकॉज उसमें कई सारी जॉइनिंग्स है, कई सारे जॉइंट्स है, उसमें भी छोटे छोटे ऐसे बोन्स है जो उसे मूव करने में हेल्प करते हैं। तो यही इसमें एक्सप्लेन किया गया, ठीक है। द बोन्स ऑफ द हैंड्स, 4 लिम्स आर ह्यूमरस, रेडियस एंड अल्ना होगा, एंड अल्ना दिस। हमारे हैंड की जब हम बात करते हैं तो देखो यहाँ पर ये सर्विकल है, ओके नोको, क्लैविकल, सर्विकल वर्टिब्रा था, ये क्लैविकल है। क्लैविकल, स्कैप्यूला, ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स एंड फैलेंजेस। ये हमारा जो पेक्टोरल गर्डल है ये उसका डायग्राम है। ये हमारे रिब पार्ट से जो ये वाला बोन होता है, ये वाला, इसे इन्होंने यहाँ पर क्लैविकल बोला है। उसके बाद स्कैप्यूला आता है, रट लो, मैं तो बोलती हूँ ये नाम, और वैसे भी ज़्यादा कुछ ये है नहीं, डिफ़िकल्ट नहीं है। लाइक आपके कोई छोटे भाई बहन होंगे, उनको खड़ा करो और ये बोन्स को वहाँ पर उनके हैंड को डिस्क्राइब करने की कोशिश करो उनके साथ, ठीक है। तो यहाँ पर रेडियस अल्ना की बात है। फिर यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है कि जो रिस्ट बोन है, रिस्ट बोन 18 नंबर, दैट इज मेटाकार्पल। पाम बोन 5 इन नंबर है, एंड फैलेंजियस डिजिट्स 14 इन नंबर, मतलब ये फैलेंजियस जो है वो बहुत छोटे बोन्स है। देन फ्यूमर, फ्यूमर जो है ये थाई बोन है, लॉन्गेस्ट बोन। थाई बोन जो यहाँ पर है ये लॉन्गेस्ट बोन। अगर आपको पूछा गया है कि ह्यूमन बॉडी में सबसे लॉन्गेस्ट बोन कौन सा है, तो आपका आंसर होना चाहिए फ्यूमर, ठीक है। टिबिया फिब्यूला, टिबिया फिब्यूला ये पेक्टोरल गर्डल की स्टार्टिंग। टार्सल, एंकल बोन 7 in numbers, metatarsal 5 in numbers, phalangeus digits 14 in numbers are the bones of the legs, hind limbs and a cup shaped bone called as the patella, knee patella. जो हमारे पैर की जो जॉइनिंग है उसे ही बोलते हैं हम पैटेला। कवर द नी वेंट्रली, नी कैप, ओके। अब यहाँ पर जब बात करते हैं पेक्टोरल गर्डल की, pectoral and pelvic bones helps in the articulations of the upper and the lower limbs respectively with the axial bone, and each girdles is formed of the two havels. एक गर्डल जो है ये 2 havels में ये लाइक देखो, अभी जैसे हमारे रिब्स जो थे वो रिब्स भी पेयर्स में थे, लेकिन ये यहाँ पर जो आपको दिखाया गया है ना, ये 1 पार्ट ही है, एक साइड का ये पार्ट है। अगर ह्यूमन बॉडी को बीच में से कट करेंगे तो उसके 2 पार्ट्स तो जाएंगे ही जाएंगे। तो ऐसे भी हैवल्स हैं इनमें, ओके। ये एक है, ये इसके अपोजिट में भी एक हैंड होगा, इसके अपोजिट में एक लेग होगा, ठीक है। तो 2 हैव्स। ईच हाफ पेक्टोरल गर्डल कंसिस्ट ऑफ द क्लेविकल एंड स्कैप्यूला। देखो यहाँ पर क्लेविकल है और यहाँ पर स्कैप्यूला। Scapula is the largest triangular flat bone situated in the dorsal part of the thoracic between the second and the 7th rib. सेकेंड और 7th rib के बीच में ये एक ट्रायंगुलर बोन स्ट्रक्चर है जो कि मतलब मेंशन्ड है यहाँ पर, important है. Scapula is the largest triangular flat bone situated in the dorsal part of the thorax between the 2nd and the 7th rib. The dorsal flat triangular bone body of the scapula has a slightly elevated ridge called as the spine, which projects as a flat expanded process called as the acromion. एक्रीमियन जो है यहाँ पर आपको मेंशन किया गया है, तो ये जो एक्रीमियन है ये पार्ट ऑफ अ बोन है स्केपुला का, ठीक है. सो द क्लेविकल आर्टिकुलेट्स विद दिस बिलो.
Below the acromion is a depression called as the glenoid cavity with the articulates with the head of the humerus to the form the shoulder joints. shoulder joints की बात कर रहे हैं ये स्केपुला रीजन. देखो यहाँ पे बीच में तो यहाँ पर स्टर्नम होगा, बीच में यहाँ पर स्टर्नम होगा, और ये जो मेंशन किया गया है यहाँ पर स्केपुला, ये बोन शेप्ड स्ट्रक्चर, ट्रायंगुलर बोन है ये. ओके, एंड ईच क्लेविकल इज लॉन्ग स्लेंडर बोन विथ द two curvatures and this bone is commonly called as a कोलार बोन. तो याद रखना कोलार बोन्स जो है उसे यहाँ पर मेंशन किया गया है कि क्लेविकल एंड स्लेंडर बोन जो है. ओके, क्लेविकल एंड स्लेंडर बोन विथ टू कर्वेचर्स. तो ये जितना भी पार्ट है इसको ना इन्होंने कोलर बोन कह दिया है. दिस बोन इज कॉमनली कॉल्ड एज द कोलर बोन. ओके, पेल्विक कर्डल कंसिस्ट ऑफ द टू कॉक्सिल बोन्स. पेल्विक कर्डल की जब हम बात करते हैं तो इसमें टू कॉक्सिल बोन्स होते हैं. ईच कॉक्सिल बोन इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ द थ्री बोन्स दैट इज इलियम, इस्चियम्स एंड प्यूबिस. यहाँ पर आपको मेंशन किया गया है इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस. पेक्टोरल गर्डल, अब साइज जो होता है पेक्टोरल गर्डल के ये डिफरेंट होता है, मेल में भी डिफरेंट होते हैं एंड फीमेल में भी डिफरेंट होता है. फीमेल का पेक्टोरल गर्डल एज कम्पेयर टू मेल्स लार्ज होता है बिकॉज प्रेगनेंसी के वक्त उनको कॉन्ट्रैक्शन, उनके जब वजाना का कॉन्ट्रैक्शन होता है तो पेक्टोरल गर्डल का उसमें मेन रोल होता है. ओके, each coaxial bone is formed by the at the point of the fusion of the above bones is called as the cavity called as the acetabulum to which the thigh bones articulates. acetabulum उसे कहा गया है जहां से thigh bones articulates कर रहे हैं. The two havels of the pelvic girdle meet ventrally to form the pubic symphysis consisting the femur cartilage. ओके, आगे बढ़ते. अभी हमें यहाँ पे जॉइंट्स के बारे में पढ़ना है. जॉइंट्स क्या बोल रहे हैं? जॉइंट्स आर इसेंशियल फॉर ऑल द टाइप ऑफ द मूवमेंट्स इन्वॉल्विंग द बोनी पार्ट ऑफ द बॉडी दैट इज लोकोमोटरी मूवमेंट्स आर नो एक्सेप्शन टू. अभी यहाँ पर जितने भी जॉइंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे वो बहुत मेन है और इम्पॉर्टेंट है तो उस हिसाब से पढ़ना पड़ेगा. Joints are the points of the contact between the bones or between bones and cartilage. Cartilage is a type of the connective tissues और bones तो अभी हमने पढ़ा. Force generated by the muscles is used to carry out the movements through the joints, where the joints acts as the fulcrum, and the movability at these joints very the movability at these three major structures forms namely wait a minute. The movability at these joints vary depending on different factors. Joints have been classified into the three major structures forms namely that is a femoris, cartilaginous, synovial and synovial. जॉइंट जो है ये तीन पार्ट में डिवाइडेड है, लाइक फ्यूमरस जॉइंट्स, कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स एंड द साइनोवाइल जॉइंट्स. तो यहाँ पर जब हम बात करेंगे फ्यूमरस जॉइंट्स की, they do not allow any movement and this type of the joints is shown by the flat skull bones which fuse end to end with the help of the dense fumerous connective tissues in the form of the sutures to forms the cranium. Fumerous joints की जब हम बात करेंगे तो जो हमारा क्रेनियल पार्ट है उसमें जितने भी प्रोटेक्टिव कवरिंग हमने देखा था, प्रोटेक्टिव कवरिंग लाइक क्रेनियम प्रोटेक्टिव कवरिंग में आते हैं, हमारे स्कल को प्रोटेक्ट करता है. ओके, तो उसमें जो हमारे फ्यूमरस जॉइंट का काम है वो स्यूचर्स की तरह काम करेंगे, उन्हें जॉइंट्स करने का काम करेंगे. कितने थे क्रेनियम बोन्स? 8 थे. तो उन्हें जॉइंट करेंगे और एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाएंगे. दैट इज ये काम है किसका? फ्यूमरस जॉइंट्स का. इन कार्टिलेज जॉइंट्स the bones involved are joined together with the help of the cartilages. Okay, and the joint between the adjacent vertebra in the vertebral columns is of this pattern and this it is permits limited movement. ये कुछ limited movements होंगे ना जो हमारे बॉडी में, उसको ये शो करेगा कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, और मेन जो मूवमेंट्स होंगे ना वो साइनोवाइल मूवमेंट्स में आएंगे, साइनोवाइल जॉइंट्स में आएंगे. ठीक है. साइनोवाइल जॉइंट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ द फ्लूइड फील्ड साइनोवाइल्स कैविटी बिटवीन द आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेस of the two bones and such an
arranged allows a considerable movements, and this joints helps in the locomotion and many other movements. Ball and socket joints between the humerus and pectoral girdle, hinge joints, knee and pivoted joints between the atlas and axis, landing joints between the carpals, and saddle joints between the carpals and metacarpals of the thumb are shown examples. तो यहाँ पर 3 टाइप के जॉइंट्स हैं. फ्यूमरस जो है हमारे क्रीनियम में आते हैं, स्यूचर्स का काम करते हैं फ्यूमरस जॉइंट्स. कार्टिलेजस जॉइंट्स नॉर्मल वाले जॉइंट्स जो है मूवमेंट्स में काम आएंगे, लेकिन साइनोवेल जॉइंट्स जो है हमारे प्रॉपर बहुत बड़े बड़े मूवमेंट जो होंगे, लाइक यहाँ पे हमारे नी का मूवमेंट, बॉल सॉकेट, एटलास, ह्यूमरस, पेक्टोरल गर्डल, हिंज जॉइंट्स, सारे सब साइनोवेल जॉइंट्स में आ जाएंगे. ठीक है. आफ्टर दैट हम बात करेंगे द डिसऑर्डर ऑफ द मस्कुलर एंड द स्केलेटल सिस्टम. ओके. माइस्थेनिया ग्रेविस. अब हम जब बात करेंगे माइस्थेनिया ग्रेविस की, तो ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है अफेक्टिंग द न्यूरो मस्क्यूलर जंक्शन लीडिंग टू द फैटिग, वीकनिंग एंड पैरालिसिस ऑफ द स्केलेटल मसल्स. ओके. वीकनेस जो आएगी, लाइक बहुत सारे लोगों को पैरालिसिस हो जाता है. ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है. ऑटो इम्यून लाइक हमारी जैसे जैसे इम्यूनिटी कम होती जाएगी, जैसे जैसे आप ओल्ड पर्सन मतलब ओल्ड एज में चले जाओगे, वैसे वैसे ये इम्यून डिसऑर्डर होगा. और न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस लीडिंग फैटिग्यू एंड वीकनिंग एंड द पैरालिसिस ऑफ द स्केलेटल मसल्स. पैरालिसिस भी हो सकता है. पैरालिसिस मतलब ओके. सो मस्क्यूलर डायस्ट्रोफी जो है ये प्रोग्रेसिव डीजेनरेशन ऑफ द स्केलेटल मसल्स, मोस्टली ड्यू टू द जेनेटिक डिसऑर्डर. हमारे जेनेटिक डिसऑर्डर जो है उस वक्त में ये होता है, दैट इज मस्क्यूलर डायस्ट्रोफी जिसे बोला गया, प्रोग्रेसिव डीजेनरेशन ऑफ अ स्केलेटल मसल. हमारे जितने भी स्केलेटल मसल्स होंगे उसका डीजेनरेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, तो उसे मस्क्यूलर डायस्ट्रोफी कहेंगे. अब यहाँ पे टिटैनिक की बात करेंगे तो रैपिड स्पैम्स लाइक ए वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन इन मसल्स ड्यू टू द लो कैल्शियम्स इन अ बॉडी फ्लूइड. जब हमारी बॉडी फ्लूइड में कैल्शियम लेवल बहुत ज़्यादा कम होगा और हमारी बोन्स को भी कैल्शियम नहीं मिलेगा, तो तब इस तरीके के डिसऑर्डर्स हो सकते हैं लाइक टिटैनिक. अभी हम आर्थराइटिस की बात करते हैं तो बहुत सारे, इवन मेरे घर में भी बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है. आर्थराइटिस इज टाइप ऑफ, हिंदी में जिसे वात कहते हैं, वात की बीमारी नहीं होती है ये बोन्स का, जब हमारे बोन्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाते हैं ना, तब की ये बात होती है. उनके नीज़ में बहुत ज़्यादा पेन होना स्टार्ट हो जाता है. सो इन्फ्लामेशन ऑफ अ जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा पेन होना स्टार्ट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज अ आर्थराइटिस. ओके. व्हाट इज अ ऑस्टियोपोरोसिस? एज रिलेटेड डिसऑर्डर बोला गया है. नॉर्मली जितने भी डिसऑर्डर्स होंगे ये आफ्टर कुछ एज के बाद ही स्टार्ट होंगे, लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी लिमिटेड लोग होते हैं जिन्हें बचपन से ही ऐसे डिसऑर्डर स्टार्ट हो जाते हैं. एज रिलेटेड डिसऑर्डर्स कैरेक्टराइज्ड बाय द डिक्रीज्ड बोन एंड इंक्रीज चांसेस ऑफ द फ्रैक्चर्स. डिक्रीज लेवल ऑफ द एस्ट्रोजन्स इज अ कॉमन कॉज. ओके. एस्ट्रोजन का लेवल जैसे जैसे कम होगा वही कॉमन कॉज बताया गया है किसका? ऑस्ट्रोफोएसिस का. अब ये जो गोट है ये क्या है? इन्फ्लामेशन ऑफ अ जॉइंट्स ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड्स एंड क्रिस्टल्स. यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाना. ठीक है. जॉइंट्स में यूरिक एसिड जब बढ़ जाएगा तब ये गोट की प्रॉब्लम हो जाएगी. एसिड्स जो है, यूरिक एसिड कोई नॉर्मल एसिड नहीं है. ओके. सो ये जितना भी हमने जॉइंट्स के बारे में पढ़ा इम्पॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं, बट नॉर्मली एग्जाम्पल्स याद रखना कि किस चीज़ से क्या हो सकता है, बस इतना है. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई होल वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. प्लीज़ कमेंट, शेयर, लाइक. ओके. बाय. थैंक यू.